राधिका बेटा 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर करता हूँ स्टार्ट, अगर कोई नहीं आता तो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये नया टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये स्क्रीन सभी को विजिबल है? जो लिखा हुआ है सबको क्लियर समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जो वाटर है या जो भी फ्लूइड है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि रुका हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे जो फ्लूइड्स है वो मूविंग फ्लूइड, टर्म है वो है प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो जो भी एरिया होगा फोर्स उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी बोलते हैं, है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो है पास्कल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं पी ए से, पी ए, और इसको हम पास्कल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको दूसरे चीज के फैक्टर पढ़ते हैं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम इसको वाटर के कंपैरिजन में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है। फिर सबसे पहला लॉ इसमें आता है पास्कल्स लॉ, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताता है कि अगर कहीं पे कोई पानी भरा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हो फिगर में, इस वाली फिगर में ये जो टब के अंदर ये पानी भरा हुआ है, और पानी के अंदर हमने एक पॉइंट को एक प्रिज्म की शेप में लिया हुआ है। ठीक है, प्रिज्म एक ट्राइंगुलर, जैसे आप इसकी एक शेप को देखोगे, एक फेस को देखोगे तो ये ट्राइंगल नजर आएगा आपको, ऐसे ही इसमें भी आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, और इधर पीछे भी एक सरफेस होगी। तो ये ट्राइंगुलर जो पॉइंट को प्रिज्म की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया है ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, तो ये जो ए बी और सी, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रिज्म है, उसमें हम ए बी सी 3 पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बताया गया है कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक, ये जैसे एक छोटा सा पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट को हमने जूम करके देखा, तो ये जो पॉइंट जूम करके देखा तो ये इस तरह से एक प्रिज्म के शेप में हमने इसको दिखा दिया कि ये प्रिज्म है, और इसका एक पॉइंट को ए लिख दिया, दूसरे पॉइंट को बी लिख दिया, और तीसरे पॉइंट को सी लिख दिया। लेकिन ये है एक पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही हाइट पे हैं। मतलब ए बी सी के बीच में ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये निग्लेजिबल है, ना के बराबर ये गैप होगा। तो ये तीनों पॉइंट हम सेम हाइट पे कंसिडर कर सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट है वो सेम हाइट पे है। अब हम निकालेंगे कि इन तीनों पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर इन तीनों पॉइंट पे एक जैसा होगा। तो ये जो प्रिज्म है इसकी 3 सरफेसेस हैं। देखो, एक सरफेस हो गई ए बी, और दूसरी सरफेस हो गई बी सी, और तीसरी सरफेस हो गई ए सी। अब तीनों सरफेसेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर कितना आएगा। तो सपोज करिए कि ये जो ए बी सरफेस है इसको हमने ए से डिनोट किया।
तो ए के ऊपर हमने ये फोर्स लगाया एफ ए, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ये ए हो गया। तो इसके लिए, इस वाली सरफेस के लिए ए बी सरफेस, इसको ए सरफेस से हम लिखेंगे। तो ए बी सरफेस के लिए जो प्रेशर होगा वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगा। तो इस वाले फोर्स को इस वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इसका प्रेशर आ जाएगा, यानी कि इसका प्रेशर हो जाएगा एफ ए अपॉन ए ए। तो देखिए जो ये वाली जो सरफेस है, इस वाली सरफेस के लिए इसका प्रेशर हो जाएगा एफ ए डिवाइडेड बाय ए ए। ये पहली वाली सरफेस के लिए इसका प्रेशर आ गया। तो ए सरफेस के लिए प्रेशर हो गया एफ ए अपॉन ए ए। इसी तरह से अब ये दूसरी वाली सरफेस देखिए, ये जो सरफेस है ए सी वाली जो सरफेस है, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये स्मॉल बी से हम इन सारे सबस्क्रिप्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं ये स्मॉल बी वाले, ये इस वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में है, जो एसी सरफेस। अब सपोज करिए कि इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स एफ बी है, और ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है। तो हम इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। अब इसका जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। ये वाला जो एरिया है ये ए बी है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये हो जाएगा ए बी। ये ए बी एरिया हो गया, और ये भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसी के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो ए बी एरिया वेक्टर है, ये ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा, ये इसके कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है, तो अब इस वाली फोर्स पे वाली सरफेस के ऊपर हम निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना प्रेशर आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना प्रेशर आएगा। तो देखिए ये वाली जो सरफेस है इसको सी से डिनोट कर रहे हैं, और इसका हो जाएगा एफ सी अपॉन ए सी। तो इसकी जो कंपोनेंट है ये एफ सी हो गया और ये ए सी हो गया। तो अब इन तीनों सरफेसेस पे हम निकालेंगे कि तीनों सरफेसेस पे जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। तो देखिए जो पहली वाली सरफेस थी उस पे प्रेशर हमने निकाला था, अभी बताया था आपको एफ ए अपॉन ए ए के इक्वल होगा। अब जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है फेस बी के ऊपर, तो फेस बी के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर देखिए, ये फेस बी है, ये वाली फेस बी, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का हो गया एफ बी साइन थीटा, और एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए बी साइन थीटा। तो एफ बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा को डिवाइड करिए तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें प्रेशर हो गया ये एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, पॉइंट स्टैटिक है, तो जब पॉइंट स्टैटिक होगा तो ये एफ ए अपॉन ए एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल होगा। अब इसी तरह से वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ऑन फेस ए सी, तो वर्टिकल फोर्स निकालेंगे फेस ए सी के ऊपर। तो देखिए ये वाली जो फेस है ये ए सी हो गई, इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स निकाले, तो जो वर्टिकल फोर्स है वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ बी कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ बी कॉस थीटा, और एरिया का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो गया ए बी कॉस थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करिए तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो बी के ऊपर देखिए एसी के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ सी अपॉन ए सी, तो बीसी के ऊपर
वर्टिकल कंपोनेंट एफ सी अपॉन ए सी, ए सी के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एफ बी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट तो डिफरेंट है नहीं, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है, इसका साइज इतना छोटा है कि इन तीनों पॉइंट को हम सेम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि पॉइंट स्टैटिक है, पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो एफ ए अपॉन ए ए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा, यानी कि एफ ए अपॉन ए ए एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल होगा। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट एफ सी अपॉन ए सी और ये एफ बी अपॉन ए बी, क्योंकि पॉइंट स्टैटिक है, एक ही पॉइंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो एफ ए अपॉन ए ए एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल हो गया और एफ बी अपॉन ए बी एफ सी अपॉन ए सी के इक्वल हो गया, ये तीनों इक्वल हो गए। यानी कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है और सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, जैसे ये फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, तो इसके सेम हाइट पे ये जो ए बी सी तीन पॉइंट हमने कंसिडर कर रहे हैं, ये हमने, क्योंकि ये पॉइंट इतना छोटा है, इसको जूम करके देखा तो ये एक प्रिज्म जैसा है, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। तो ए बी सी पे तीनों पॉइंट पे प्रेशर आ गया, यानी कि जिनके हाइट सेम होगी उनका प्रेशर इक्वल होगा। तो इस एक पॉइंट को ही हमने तीन पॉइंट की तरह कंसिडर करके ये दिखा दिया कि भाई सेम हाइट पे अगर कोई पॉइंट होगा किसी लिक्विड के अंदर तो उनमें प्रेशर इक्वल होगा। अब जरा पास्कल्स लॉ को फिर से देखें, द प्रेशर एट द सेम लेवल, सेम लेवल का मतलब हो गया कि बॉटम से सेम हाइट पर। तो अगर प्रेशर आप सेम लेवल पे देखोगे तो सेम लेवल पे जो प्रेशर है वो सारे पॉइंट्स पे, सभी डायरेक्शंस में सेम होगा, सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये पास्कल लॉ हो गया। इसके बाद आता है ये, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू हाइट h, कैपिटल H हमने एक हाइट ले ली, ऑफ लिक्विड कॉलम। तो इसमें हमें ये बताना है कि प्रेशर ऑन सरफेस, ये जैसे एक लिक्विड कॉलम हमने अज्यूम कर लिया, आपने ये जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है इसके अंदर एक लिक्विड कॉलम को ऐसे ही अज्यूम कर लिया जैसे ये सिलिंड्रिकल कॉलम है। अब ये जो लिक्विड कॉलम है ये बाकी की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि इसमें वेट होगा, तो ये इसके जो बॉटम वाली जो सरफेस जो लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है उसके ऊपर ये लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान से पढ़िए, इसका क्या मतलब है, प्रेशर ऑन सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, कौन लगाएगा, ड्यू टू एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ये जो लिक्विड कॉलम है इसकी जो कैपिटल एच हाइट है, तो ये लिक्विड कॉलम की एच कैपिटल हाइट वाला जो कॉलम है ये इस बाकी की सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर डालेगा। अब ये जो लिक्विड कॉलम है ये ऊपर वाली सरफेस के ऊपर तो प्रेशर नहीं डाल सकता है, ये नीचे वाली सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेगा। प्रेशर के लिए हमें क्या निकालना होता है, प्रेशर के लिए हमें फोर्स निकालना होता है, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा। तो पहले तो हमें इसका वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका वेट कितना होगा, और ये फिर इस वाली सरफेस के ऊपर, तो जितना इसका बॉटम सरफेस होगा उतनी लिक्विड सरफेस के ऊपर ये अपना वेट डालेगा, वेट यानी कि फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये लिक्विड कॉलम सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हमें पहले तो ये निकालना है कि इसका टोटल वेट कितना होगा लिक्विड कॉलम का। तो वेट के लिए मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो पहले लिक्विड कॉलम का हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लिक्विड कॉलम का वेट कितना है। तो देखिए ये जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम का वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो वेट के लिए हमें इसका पहले मास कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मास कितना है। तो वेट हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू
m इंटू जी। तो पहले मास कैलकुलेट करेंगे। अब मास का क्या फॉर्मूला होता है? मास का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो रो हमने इसकी डेंसिटी को कंसिडर कर लिया। अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने ए कंसिडर कर लिया। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ए, और इसकी हाइट को हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू एच के बराबर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, फिर मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। इस तरह से ये जो लिक्विड कॉलम है, ये वाला जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम का हम वेट निकालेंगे और उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मास निकालेंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। वेट का मतलब है ये जो लिक्विड कॉलम है, ये बाकी के लिक्विड की, ये जो सरफेस, बॉटम सरफेस है, इसके नीचे जो लिक्विड होगा उस लिक्विड के ऊपर ये कितना फोर्स डालेगा। तो हमने पहले ये वेट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया। ये वेट ऑफ सिलेंडर आ गया, देखिए ये आ गया वेट ऑफ सिलेंडर ए एच रो जी। ठीक है, अब जो नेट सरफेस होगा, नेट फोर्स ऑन सरफेस वाई एट बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो देखो, ये जो लिक्विड कॉलम है, इसने इतना फोर्स इसके ऊपर लगाया, वेट ऑफ सिलेंडर के ऊपर सरफेस पे लगाएंगे, लेकिन इसके ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक P1 फोर्स लग रहा है। तो इसकी जो सरफेस एक्स है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, तो उस प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे कितना प्रेशर होगा। तो अगर हम इस वाले प्रेशर को P कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है वो P है, प्रेशर को अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फोर्स आ जाएगा। तो एक्स वाली सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा? तो एक्स वाली सरफेस पे फोर्स हो जाएगा पी ए, है ना, इस प्रेशर को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर लिक्विड कॉलम का भी आ गया, तो ये वाली जो तो अब देखिए, ये वाली जो नीचे वाली सरफेस होगी वाई, उसमें दो फोर्स काम करेंगे। एक तो ये लिक्विड कॉलम का फोर्स हो गया, और एक जो ऊपर एक्स वाली सरफेस पे जो फोर्स लग रहा था वो भी, क्योंकि उसके ऊपर भी लिक्विड है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ये ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो कॉलम है, ये नीचे वाले लिक्विड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो नीचे वाला लिक्विड है, उसमें इस कॉलम का फोर्स आएगा, और इसके ऊपर जो लिक्विड है उसका भी फोर्स आएगा। तो नीचे वाली सरफेस पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा? ये जो वाई सरफेस है, इस पे फोर्स, एक तो एक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, पी इंटू ए, और नीचे वाली सरफेस जो वाई है उसके ऊपर लिक्विड कॉलम का जो फोर्स है वो आ जाएगा ए एच रो जी। तो इसमें समझिए, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो लिक्विड कॉलम वाई सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए एच रो जी। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वाई पे नेट फोर्स कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा पी ए प्लस ए एच रो जी। ये लिक्विड कॉलम का फोर्स हो गया, और ये ऊपर जो एक्स सरफेस के ऊपर जो नेट फोर्स था वो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि भाई जो वाई सरफेस है, इस वाई सरफेस पे नेट फोर्स कितना है, तो आप बताओगे कि वो जो नेट फोर्स है वो पी ए प्लस ए एच रो जी के इक्वल है। और फिर दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिक्विड कॉलम वाई सरफेस के ऊपर नेट कितना फोर्स लगाएगा, तो लिक्विड कॉलम का अपना जो फोर्स है वो ए एच रो जी के इक्वल है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे ये प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड एट हाइट एच। तो देखिए, ये जो लिक्विड था, ये कितना प्रेशर लगाएगा? ये जो लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम है, ये इस वाई सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, उसके लिए फोर्स को हम इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे,
क्योंकि जो वेट है वो परपेंडिकुलर फोर्स है और ये एरिया है। ठीक है, तो इसका जो नेट प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा ए एच रो जी, लिक्विड कॉलम का फोर्स, फोर्स यानी कि वेट, वेट हमने कैसे निकाला, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास आ गया, मास को जी से मल्टीप्लाई किया, वेट आ गया और फिर ए से डिवाइड कर दिया। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और जो प्रेशर है वो एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। तो लिक्विड कॉलम वाई सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है उसका फॉर्मूला हो गया एच रो जी। ठीक है, अब ये जो एच रो जी है ये एक्चुअली है क्या, ये एक्स जो सरफेस है उसके ऊपर कितना प्रेशर है और वाई के ऊपर कितना प्रेशर है। अगर इन दोनों पॉइंट के प्रेशर को माइनस कर दें तो इससे इसका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से होगा, इस लिक्विड कॉलम की वजह से होगा। ठीक है, तो अगर इस वाले पॉइंट के प्रेशर को हम P1 कंसिडर करें और इस वाले पॉइंट के प्रेशर को P2 कंसिडर करें और इन दोनों को माइनस कर दें, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये प्रेशर का डिफरेंस इस लिक्विड कॉलम की वजह से होगा। इसलिए हम इसको लिखते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। तो P2 माइनस P1 x पॉइंट का जो प्रेशर है और y पॉइंट का जो प्रेशर है उसका डिफरेंस है, इसलिए इसको P2 माइनस P1 लिखते हैं। अभी जो P2 माइनस P1 है ये एक्चुअली है क्या, ये P2 माइनस P1 तो ये जो P2 माइनस P1 है, ये P2 माइनस P1 पॉइंट्स का डिफरेंस है और ये जो पॉइंट का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कि ये जो प्रेशर है वो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। दिस इज प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। अब ये जो लिक्विड का जो कॉलम हमने अज्यूम करा है, ये लिक्विड का कॉलम किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या प्रेशर लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ तो ये प्रेशर लगा नहीं सकता। तो ये जो लिक्विड कॉलम है ये प्रेशर किसके ऊपर लगाएगा, ये लिक्विड कॉलम प्रेशर इस सरफेस के ऊपर लगाएगा जो इसकी बॉटम सरफेस है। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो बिल्कुल बॉटम की सरफेस के ऊपर लगेगा। और अगर आपसे इस पॉइंट पे पूछा जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे नेट प्रेशर कितना है, तो आप इस वाले प्रेशर लिक्विड कॉलम के प्रेशर के साथ साथ इसको भी ऐड करो, है ना। तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है तो P2 का प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द प्रेशर एट द पॉइंट P2। तो P2 पे एक तो P1 का प्रेशर, अगर P2 का प्रेशर निकालोगे तो P1 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट पे जो प्रेशर होगा P1 और फिर लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से समझना है कि किसी भी पॉइंट का प्रेशर अगर आपसे पूछा जाता है, मान लो इस वाले पॉइंट का प्रेशर पूछा जाता है, P2 का प्रेशर पूछा जाता है, तो P2 का प्रेशर कितना होगा, P2 का प्रेशर आ जाएगा, एक तो P1 इस वाले पॉइंट का प्रेशर हो, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का प्रेशर P1 है और इस हाइट पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का प्रेशर P1 ही रहेगा। क्योंकि हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई लिक्विड स्टैटिक है तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा, तो इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा। अब आप नीचे आओगे तो इस वाले प्रेशर के साथ साथ ये लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर आपसे इस पॉइंट का प्रेशर पूछा जाता है तो इस पॉइंट के प्रेशर में ये P1 के साथ साथ एक प्रेशर और आएगा और वो लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा। और लिक्विड कॉलम का प्रेशर हाइट ऑफ द कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट का प्रेशर पूछा जाता है, ठीक है, तो वो तो पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा ये। अगर आपको उसके ऊपर किसी पॉइंट का प्रेशर पता है तो लिक्विड कॉलम का जितना भी प्रेशर होगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना है, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर इसकी हाइट h रो इंटू जी के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा
हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, ये क्या कहता है? यहाँ पे देखिए कि आपको ये 3 अलग अलग तरह के बर्तन दिखाए हुए हैं। ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है। इन तीनों में क्या खासियत है? इसमें ऊपर कम पानी है और नीचे ज्यादा पानी है ना। ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इसमें जो पानी है वो कम है इसके रिस्पेक्ट। इसमें ऊपर ज्यादा पानी है, नीचे कम पानी, और ये एक जैसा है। इन तीनों लिक्विड कॉलम, मतलब तीनों जो कंटेनर है, इन सभी की हाइट h के इक्वल है, मतलब सबकी हाइट सेम। तो अगर आपको रूल नहीं पता है और आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई इनमें ये कौन से पॉइंट्स का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो आप इस सी पॉइंट का प्रेशर सबसे ज्यादा बताओगे, क्योंकि ऊपर जो लिक्विड है वो इसमें सबसे ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है। लेकिन हमने अभी पास्कल्स लॉ में पढ़ा था कि सेम हाइट पे अगर सेम लिक्विड है तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा। तो बॉटम से अगर इनकी हाइट देखोगे तो बॉटम से हर किसी की हाइट सेम है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर विल बी सेम एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इवन दो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन डिफरेंट वेसल्स इज डिफरेंट। तो ये जो क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर जो है वो सेम। ठीक है। तो इसमें ये समझना है कि लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ अ पॉइंट बिलो द लिक्विड सरफेस। ये जो लिक्विड सरफेस है, इससे डेप्थ कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो डेप्थ है ये सेम अगर होगी तो प्रेशर सेम होगा, अगर लिक्विड सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होता है। तो उसमें कहीं भी क्वांटिटी नहीं आता है, उसमें क्या आता है? एच यानी कि हाइट आती है, तो आता है, और जी आता है। ठीक है। तो हाइट इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर सेम लिक्विड है तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा। तो इसमें आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। अब इसमें दूसरा रूल है पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर। अच्छा, ये फिजिक्स की ब्यूटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर। इसमें देखिए कि यहाँ पे एक स्फेरिकल एक कंटेनर है, और इसमें ये पिस्टन लगाए हुए हैं। एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। इन सब में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे इस वाले पिस्टन का जो सरफेस एरिया है वो ए है, इस वाले पिस्टन का जो सरफेस एरिया है वो 2a है, इस वाले पिस्टन का सरफेस एरिया a/2 के इक्वल है, और इस वाले पिस्टन का सरफेस एरिया 4a के इक्वल। ठीक है। तो ये जो पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर कहता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे इस वाले पिस्टन पे हमने फोर्स लगाया, ये एरो देख रहे हो अंदर की तरफ, तो जब ये इसको दबाएगा तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा हर एक पॉइंट पे। यानी कि इस कंटेनर के अंदर मान लो ये वाला पॉइंट है, तो जितना प्रेशर आप यहाँ से अप्लाई करोगे उतना प्रेशर इस पॉइंट को मिलेगा, उतना प्रेशर इस वाले पॉइंट को मिलेगा, उतना प्रेशर इस पॉइंट को मिलेगा। यानी कि इस लिक्विड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे इक्वल प्रेशर हर किसी को मिलेगा। तो क्या हो रहा है? प्रेशर का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर है वो ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर इस तरह से ट्रांसमिट होगा। तो जब इसको अंदर से दबाया जाएगा तो लिक्विड दबेगा, वो इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगा, है ना। तो इस पिस्टन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पिस्टन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पिस्टन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा।
अब ये जो फोर्स है इसको क्या चीज ध्यान में रखनी है, इसको ध्यान में रखना है कि हर एक पॉइंट का इस पे जो प्रेशर है इसके बराबर होना चाहिए, इस पे भी प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए, इस पे भी प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए। तो प्रेशर सेम रखने के लिए जितना ज्यादा एरिया है उतना ही ज्यादा फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कटेगा जब तो प्रेशर इक्वल रहेगा। तो अगर आप एरिया डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हाफ करोगे तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया अगर 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स फोर्स भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना होता है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो लिक्विड के अंदर तो हर एक पॉइंट को सेम प्रेशर मिलेगा। अब हर एक पॉइंट को सेम प्रेशर मिलेगा, इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये फोर्स है F और एरिया है A, तो प्रेशर हो गया F/A। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो गया, तो ये 2F/2A, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और F/A P के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये आप ये समझ रहे हो, देखो यहाँ पे आपने F फोर्स लगाया, आपको कितना फोर्स मिल रहा है F/2, यानी कि अगर आप एरिया कम कर दोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आपने F फोर्स लगाया लेकिन यहाँ पे आपको कितना फोर्स मिल रहा है 2F, यानी कि आप एरिया को इंक्रीज करके फोर्स को इंक्रीज कर सकते हो, कितना भी टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो आप। अगर ये 4 टाइम्स एरिया कर दोगे तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर किसी लिक्विड के अंदर आप एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हो तो जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहता है, प्रेशर सेम रहता है ना कि फोर्स सेम रहता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए क्या होगा, अब देखिए जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होगा। अब ये इक्वल ट्रांजिशन का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, मतलब ये जो प्रेशर है दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तो जो फोर्स है वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर आपको ज्यादा फोर्स चाहिए तो आप एरिया को इंक्रीज करके, अगर आपको ज्यादा फोर्स चाहिए तो आप एरिया को इंक्रीज करके फोर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो कितनी अच्छी चीज है कि आप एक छोटा सा एक पॉइंट पे फोर्स लगाइए, ये छोटा सा एक पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो जहां पे एरिया ज्यादा है आप कितना भी फोर्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिक्विड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो देखिए ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जैसे ये सपोज ये एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, देखो इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है और इसके दो एंड है, एक ये वाला एंड है एक ये वाला एंड है। इस पे स्मॉल ए, ये इसका एरिया है, स्मॉल ए का मतलब है कि छोटा एरिया है। ये देखो बेटा, ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है ये छोटा है और इस पे एक बहुत छोटा सा फोर्स लगाया जाता है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ये वाला पिस्टन नीचे दबेगा और ये इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगा।
तो इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर। अब ये क्योंकि प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है तो ये इसको धकेलेगा ऊपर की तरफ। अब ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा है, तो इस वजह से फोर्स भी ज्यादा होगा। तो ये जो इक्वल ट्रांजिशन का लॉ है ये क्या कहता है? इक्वल ट्रांजिशन का लॉ कहता है कि जितना प्रेशर आप इधर से ट्रांसमिट करोगे उतना ही प्रेशर आपको इधर से मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसका एरिया इतना ज्यादा करो, देखो ये कितना एरिया ज्यादा है कि इसके ऊपर कार भी आ रखी है, तो ये इतना ज्यादा एरिया है, इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा प्रेशर, काफी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा। फोर्स ऊपर की तरफ क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रेशर सेम रखना है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो देखिए इसने कितना प्रेशर ट्रांसमिट किया। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसने कितना प्रेशर ट्रांसमिट किया, इसने बहुत छोटा सा प्रेशर ट्रांसमिट किया। और ये जो प्रेशर है ये किसके इक्वल हो गया? ये प्रेशर हो गया, ये छोटे वाला P हम लिख रहे हैं प्रेशर के लिए, और ये छोटा F और छोटे a के बराबर हो गया ये प्रेशर। और इस वाले पॉइंट के ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो प्रेशर है, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर भी सेम प्रेशर रहेगा, तो हम यहाँ पे प्रेशर को दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट के लिए अब हम ये प्रेशर लगा रहे हैं इस वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे एक बड़ा फोर्स लगा हुआ है कैपिटल F, और एरिया भी A के बराबर है। तो आपको देखिए कितना फोर्स मिल गया, ये फोर्स मिल गया F इज इक्वल टू P इंटू A के बराबर मिल गया। अब जो P है वो तो F अपॉन A के इक्वल था, स्मॉल f अपॉन स्मॉल a, तो ये स्मॉल f अपॉन स्मॉल a, और इसको आपने कैपिटल A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये जो आपने प्रेशर लगाया एक छोटे वाले एंड पे, इस वाले एंड पे जो प्रेशर लगाया वो तो कांस्टेंट हो गया। अब आप इस वाले फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हो? ये एरिया आप जितना ज्यादा कर दोगे उतना ही ज्यादा ये फोर्स हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो एरिया है ये कितना ज्यादा है कि इसके ऊपर कार भी रखी हुई है, तो आपने एक छोटा सा प्रेशर ट्रांसमिट किया और उससे आपको इतना ज्यादा फोर्स इस रूल के थ्रू मिल गया कि कार को भी लिफ्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये काफी आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से आपने बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, एफ काफी कम है। देखो यहाँ से आपने एक छोटा सा फोर्स लगाया स्मॉल एफ, प्रेशर क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर कुछ होगा, वो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। अगर आप ये वाला एरिया बहुत ज्यादा कर दोगे तो प्रेशर को सेम रखने के लिए ये वाला फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इस कार को भी लिफ्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि आप अगर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो, है ना, जैसे इसमें ये दो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, आप एक पॉइंट पे कुछ छोटा सा फोर्स लगाते हो, ये जो छोटा सा फोर्स है ये यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करता है। ये जो प्रेशर है ये इसके हर एक मॉलिक्यूल से पास होता हुआ हर एक पॉइंट तक जाएगा। और पास्कल का जो लॉ है, जो इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर का लॉ है, वो कहता है कि भाई हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उन पे भी इक्वल प्रेशर होगा। तो इस वाले पिस्टन पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो जो प्रेशर इसने यहाँ पे ट्रांसमिट किया वो प्रेशर यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो पी तो सेम ही रहेगा। पास्कल का लॉ कहता है कि आप लिक्विड के किसी एक पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर लगाओगे हर एक पॉइंट के ऊपर इतना ही प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसका एरिया हो गया काफी ज्यादा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो ये a अपॉन a इंटू एफ हो, a अपॉन a इंटू, यानी कि आप जितना ये F आपने अप्लाई किया तो बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, है ना, और यहाँ पे ये जो A अपॉन A है, ये रेशो इसको घटाएगा या बढ़ाएगा। आप जितना भी फोर्स रखना चाहते हो, मान लो 100 टाइम्स फोर्स करना चाहते हो, तो इस वाले एरिया को 100 टाइम्स कर दो, तो ये वाला जो एरिया है ये 100 A के इक्वल आ जाए। अगर ये 100 A के इक्वल हो गया, अगर ये 100 A के इक्वल हो गया तो ये A से A कट जाएगा, है ना, और 100 टाइम्स फोर्स हो जाएगा। तो कैपिटल ए को आप जितने भी टाइम्स स्मॉल ए के साथ करोगे, ये फोर्स उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ब्यूटी है इस लॉ की कि आप फोर्स को कितने भी टाइम्स कर सकते हो। इस फोर्स को 1000 टाइम्स करना है तो इस वाले एरिया को 1000 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो देखिए ये a अपॉन ए एफ हो गया, a अपॉन ए इंटू एफ। अब ये वाला जो a है वो स्मॉल a से काफी ज्यादा है, तो ये 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये वाला एरिया अगर 100 टाइम्स है, मान लो 100 A के इक्वल हो गया, तो ये फोर्स भी 100 टाइम्स हो जाएगा। तो A अगर स्मॉल a से बड़ा है तो F भी स्मॉल f से काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक पिस्टन पे आप जितना भी फोर्स लगाते हो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और जितना ज्यादा दूसरा एरिया होगा, ये वाला एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा इसको फोर्स मिलेगा, और आप इस कार को भी लिफ्ट कर सकते हो। इसका देखिए दूसरा एग्जांपल है, इसी जो हमने अभी लॉ पढ़ा है, इक्वल पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी इसका यूज हो सकता है, होता है। देखिए ये एक, जैसे गाड़ियों में ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। ये जैसे गाड़ी आपने देखी होगी, जो ड्राइवर है वो इस पेडल को दबाता है ना, इनको बोलते हैं ब्रेक्स। यहाँ पे एक मास्टर पिस्टन लगा हुआ होता है, और ये एक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है जिसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। तो ये वाला जो ब्रेक ऑयल है ये फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है। तो जैसे ही हम इस लीवर को दबाते हैं, तो लीवर को दबाने से क्या होता है, ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है, और ये प्रेशर हर एक पॉइंट तक पहुंचता है। अब यहाँ से इधर एक सिलेंडर जाता है, इधर एक सिलेंडर जाता है ना, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है। तो जितना प्रेशर आप इस तरफ यहाँ से लगाओगे, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट तक पहुंचेगा, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट तक पहुंचेगा। अब ये जो ब्रेक पिस्टन है वो इस एरिया में होगा, और ये इस ब्रेक शू को पुश करेगा। ये जो ब्रेक शू होते हैं ये लेदर के बने हुए होते हैं, और ये जो रिम होता है व्हील का, है ना, जो व्हील ऑफ कार होता है, उसको ये व्हील घूम रहा होता है, ये जो रिम है ये घूम रहा होता है। जैसे ही इसको प्रेशर लगाएगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा और इसको घूमने से रोकेगा, मतलब इसके रोटेशन को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जैसे ब्रेक लगाते हैं, तो आपने ब्रेक लगाया, ये जो प्रेशर है आपने यहाँ से ब्रेक लगाया, और ये जो प्रेशर है ये ट्रांसमिट होके इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पी इंटू जितना भी इसका एरिया होगा, और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये जो ब्रेक शू है ये व्हील के साथ चिपक जाएगा ऐसे, और ये व्हील को रोक देता है। लेकिन सोचिए कि गाड़ी अगर अचानक से रुक गई तो हम सब तो आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो इस वजह से ब्रेक जो है अचानक से लगा दिए जाते हैं, तो तुरंत छोड़ भी दिए जाते हैं।
तो ये जो स्प्रिंग है ये वापस से इनको पीछे की तरफ खींच लेती है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। इसको बोलते हैं पुल बैक स्प्रिंग। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो, अगर ये स्प्रिंग नहीं होगी तो ये ब्रेक वापस नहीं आएंगे और गाड़ी वहीं पे बिल्कुल जाम हो जाएगी, जिस जो कि एक्सीडेंट का कॉज बन सकते हैं। इसलिए ये स्प्रिंग बहुत जरूरी है कि आप जो ब्रेक लगाते हैं उसको ये ब्रेक शू को वापस लेके आए। ठीक है, तो ये उसकी बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन पैडल एट द मास्टर पिस्टन। यहाँ पे आप मास्टर पिस्टन के ऊपर ब्रेक लगाते हो, पैडल को दबाते हो। इसका एरिया काफी छोटा होता है। द वेरी स्मॉल फोर्स जनरेट्स अ प्रेशर पी। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा फोर्स लगाने के बाद एक प्रेशर जनरेट होता है। अब ये वाला जो प्रेशर है इज ट्रांसमिटेड बाय ब्रेक ऑयल। ये जो ब्रेक ऑयल लिक्विड है इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है टू द ब्रेक पिस्टन। ये ब्रेक पिस्टन तक, यानी कि इस वाले पिस्टन तक जाता है ना। द एरिया ऑफ द ब्रेक पिस्टन इज वेरी लार्ज। ये जो ब्रेक पिस्टन है इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे काफी बड़ा फोर्स जनरेट होता है ना। तो वही वाला जो प्रेशर है वो काफी बड़ा फोर्स जनरेट कर देता है। Generates a very large force on the brake shoes. This force is capable to stop the wheels. और ये वाला जो फोर्स है कि व्हील्स को स्टॉप कर सकता है। और पुल बैक स्प्रिंग का क्या काम है, इज यूज टू रिस्टोर द ब्रेक शूज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, है ना। अब ये ब्रेक शूज को ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ब्रेक लगते हैं, फिर जैसे ही ये पैडल को छोड़ देते हैं तो ये वापस आ जाते हैं, तो गाड़ी फिर चल जाती है। तो एक इंस्टेंटेनियस मोशन को ब्रेक करने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है। अदरवाइज तो रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे अगर ये स्प्रिंग नहीं होगी तो। तो ये हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ ऑफ इक्वल ट्रांजिशन ऑफ प्रेशर थ्रू अ लिक्विड। तो आप अगर एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर हर एक पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो जैसे लिक्विड एक फ्लूइड है, वैसे ही गैसेस भी फ्लूइड्स होते हैं, वो भी फ्लो कर सकते हैं। तो जिस तरह से लिक्विड प्रेशर लगाता है उसी तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी प्रेशर लगाता है। द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ की सरफेस के चारों तरफ जो गैसेस होती हैं वो अर्थ को कवर करके रखती है, तो उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम। जिस तरह से लिक्विड का कॉलम हमने कंसिडर किया था उसी तरह से हम एयर कॉलम भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑन अ यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। तो ये जो पीए है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर आप यूनिट सरफेस के ऊपर फोर्स लगाओगे जो एयर कॉलम की वजह से होता है, जैसे लिक्विड कॉलम की वजह से एच रो जी होता है, उसी तरह से एयर कॉलम का भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इसको वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सी के लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको हम यूनिट लेते हैं वन एटमॉस्फेयर। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको पेज नंबर 6 तक मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर करूंगा। तो पेज नंबर 6 तक आपको ये सारा अपने रजिस्टर में नोट करना है और इसको समझना है। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक आप अपने रजिस्टर में इसको नोट करिएगा, लिखिएगा, लिख के ये तुरंत याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।